वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारे ही प्यारे भारत के एक छोटे से स्टेट के बारे में। जी हाँ, नागालैंड के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि आपको हम बता देते हैं। इसमें हम जीडीपी देखेंगे, पॉलिटिकल लैंडस्केप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, कल्चर देखेंगे, इथनिसिटी देखेंगे और नदियाँ देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और मेजर प्रोजेक्ट देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नागालैंड। इसको समझते हैं, इसमें क्या कहता है। तो ये रहा पूरा मैप आपके सामने मैंने ला दिया है। बात की जाए चीफ मिनिस्टर की तो नेपियो राव है। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ तो। और लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी यानी एनडीपीपी के ये हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है ये नागालैंड के। और इनका जो फोकस है वो पीस के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है और गुड गवर्नेंस के ऊपर है। अगर हम नागालैंड की असेंबली की बात की तो लगभग टोटल 60 सीट है। जो एनडीपीपी है उसके पास 25 सीट है, बीजेपी के पास 12 है, एनपीएफ के पास 7 है, कांग्रेस के पास 4 है। तो ये रहा असेंबली का। मेजर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो सबसे ऊपर आता है एनडीपीपी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर नागा पीपल फ्रंट, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर अदर है। ये हो गया। और क्योंकि वहां पे गठबंधन भी है, एनडीपीपी का, बीजेपी का और एनपीएफ का, यानी कोलिजन गवर्नमेंट है। क्योंकि ये मेजोरिटी किसी एक पार्टी की है नहीं, 30 से 31 मेजोरिटी की चाहिए। ये हो गया। और की लीडर की बात की जाए तो जैसे चीफ मिनिस्टर मैंने बता ही दिया। दो डिप्टी सीएम है। एक है सिंगवांग कॉनैक डिप्टी सीएम, एक है टेमजेन इमना लॉन्ग डिप्टी सीएम है। ये हो गया। अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नागा पीपल फ्रंट है और अदर पार्टी है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं रीजनल की, वो हैं। तो ये था। अगर हम पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे गवर्नर हो गया, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर रूलिंग अलायंस, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर ऑपोजिशन पार्टी, फिर पीपल ऑफ नागालैंड। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है क्या नहीं है। ये पूरा था नागालैंड के बारे में। और ये मैंने छोटा सा मैप दिखा दिया पॉलिटिकल मैप का, कि कौन कहाँ से जीता है, कहाँ किसका कितना इन्फ्लुएंस है। बीजेपी का इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो इधर है। एनडीपीपी की बात की जाए तो ये ऊपर वाले साइड में है। और एनपीपीएफ की बात की जाए तो इस रीजन में है। और नागालैंड एकदम इधर प्रेजेंट है, यानी ये सेवन सिस्टर में आता है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इन नागालैंड। तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नागालैंड इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी सर्विस में। अगर हम यहाँ पे स्टेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो केवल एक ही न्यू स्टेट हॉस्पिटल है कोहिमा में। बेड कैपेसिटी की बात की जाए तो 750 है। और टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 924 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और 1100 सब सेंटर है। 108 102 एम्बुलेंस सर्विसेज भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था हेल्थ सेक्टर ओवरव्यू का एक छोटा सा। और ये तो जानने में 11 ये पूरा ही मैंने बता ही दिया। 4200 प्लस डॉक्टर है, 6800 प्लस नर्सेस हैं, 10,000 हॉस्पिटल बेड है प्रोक्स। ये चीज था। फोकस एरिया की बात की जाए तो रूरल हेल्थ केयर हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन वेलनेस हो गया। ये चीजें हैं। फिर हम एजुकेशन सिस्टम ओवरव्यू की बात की तो लगभग 1700 के करीब गवर्नमेंट स्कूल है, 230 से प्लस हायर सेकेंडरी स्कूल है,
8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, जी हाँ यूनिवर्सिटी भी है, ये है। तो फिर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की बात की जाए तो एलिमेंट्री में सबसे ज्यादा है 92%, फिर सेकेंडरी में 78%, फिर हायर एजुकेशन में 63%, ये चीज है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो काफी अच्छी है, लगभग 90 के करीब है। इंडिया की बात की जाए तो लगभग 78 के करीब है, ये चीज। तो ये था ओवरऑल, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं अ वाइब्रेंट गवर्नेंस प्रोफाइल। तो गवर्नेंस यानी ये पूरे स्टेट को कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से लेवल हैं। सबसे पहले जैसे गवर्नर होता है हर स्टेट का, फिर सीएम आते हैं। तो हम पूरा गवर्नेंस प्रोफाइल देखते हैं कि किस हिसाब से स्टेट चल रहा है नागालैंड। तो गवर्नेंस की बात की जाए तो सबसे पहले जानते होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आते हैं, चाहे जिस स्टेट की बात की जाए। प्रेसिडेंट के हिसाब से फिर गवर्नर होता है, पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी स्टेट में, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और फिर विलेज काउंसिल और ट्राइबल बॉडीज होती हैं, अगर नागालैंड के हिसाब से देखा जाए तो। तो फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बना था। कैपिटल है कोहिमा इसका। लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो दीमापुर है। एरिया की बात की जाए तो लगभग 16,500 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लगभग 16 है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 20 लाख है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लगभग 80% है। और जो वहाँ पे बोली जाती है भाषा, वो ऑफिशियल इंग्लिश है। और फिर मेजर ट्राइब ये हो गया, आपके सामने बता दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नर सबसे पहले आएगा, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर विलेज काउंसिल आएंगे, ये चीज था। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो लगभग 60 मेंबर है, 5 साल का टेन्योर होता है। सबसे पहले असेंबली 1964 में हुआ था, क्योंकि 1963 में नागालैंड बना था, 1964 में फर्स्ट असेंबली हुई थी, ये चीज था। फिर हम फिजिकल एलोकेशन एंड बजट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो बजट एलोकेशन की बात की जाए तो लगभग 7,000 करोड़ था, और जिसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो पाया यानी खर्चा हो पाया 6,400। मेनली जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो गए वो, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन भी है, फॉरेस्ट एरिया भी है। ये हाईलाइट की बात की जाए तो टोटल बजट एलोकेशन 7,000 इतना हुआ था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,420 हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,730 हुआ। बजट यूटिलाइजेशन लगभग 90% हुआ। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाए तो अर्बन एरिया में बात करते हैं तो म्युनिसिपल काउंसिल है, टाउन काउंसिल है, वार्ड कमेटी है। अगर हम रूरल एरिया की बात की जाए तो विलेज काउंसिल है, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, कम्युनिटी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज हो गया। और ये छोटे छोटे और भी कुछ चीजें हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का है पूरा। डीएम के रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि हाँ कोहिमा का कोहिमा में ही है, हेडक्वार्टर वाला बेस है ये। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जानते ही होंगे, एसपी होगा, डीएम होगा, और फंक्शन क्या रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट स्कीम हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब हो गया। तो ये था ओवरऑल गवर्नेंस प्रोफाइल, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इकोनॉमी एंड जीडीपी एनालिसिस। नागालैंड की जीडीपी के बारे में भी जान लेते हैं और इकोनॉमी के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका एम है ये 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बनने का। अभी है नहीं, हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन हाँ फोकस है कि ये 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बने। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो लगभग 25-26 के हिसाब से तो ये 51,000 करोड़, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये 2024 का डेटे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हाँ अभी ये 51,000 करोड़ की इनकी जीडीपी पहुंच गई है।
स्टेट रेवेन्यू कंपोजिशन की बात की जाए तो सेंट्रल ट्रांसफर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिलता है, वो लगभग 87% टोटल रेवेन्यू में इनके कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है, लैंड लॉक है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है नहीं, इसलिए स्टेट और रेवेन्यू 13% है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये मैंने ला दिया है। जैसे दीमापुर हो गया, कोहिमा हो गया, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर रेवेन्यू पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो लगभग नागालैंड में देखा जाए तो लगभग 1,92,000 है। ये जो पर कैपिटा है यानी एक आदमी नागालैंड में जो कमा रहा है या वो पूरे साल भर में कितने रुपए कमा ले जाता है, 1,92,000 रुपए, ये चीज है। और इकोनॉमिक ड्राइवर और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी है, फिर इको टूरिज्म कल्चर है। क्योंकि बहुत ही प्यारा सा है, लगता है चाहे जैसा, लेकिन बहुत प्यारा है नागालैंड। टूरिज्म भी है, कल्चर, रिवर भी है, माउंटेनियस भी, हर चीज भी है। अगर हम सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो ग्रांट हो गए वो चीजें हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी है 23%, इंडस्ट्री है 11%, ये चीज। और इनका बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल असिस्टेंस की तो 86% आता है। उसमें से 75% तो इनका निकल जाता है सैलरी और पेंशन देने में, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर हम इसके डिटेल सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि यहाँ एग्रीकल्चर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, सर्विस से कितना आ रहा है और टर्सरी सेक्टर से कितना आ रहा है, और ओवरऑल ये पूरा जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको भी हम आपके सामने बता देते हैं कि क्या क्या चीज है। तो फाइनेंस 8% कंट्रीब्यूट करता है। ट्रेड और लॉजिस्टिक यानी माल इधर से उधर पहुंचाना, ट्रैक रिगार्डिंग जो भी सामान बेचा उचा जाता है वो 12%। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है तो आम से बात है होटल होटल भी होंगे, वो लगभग 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। और पैडी एंड ग्रेन यानी एग्रीकल्चर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैडी और ग्रेन कंट्रीब्यूट करते हैं 10%। फिर है हॉर्टिकल्चर, आपने नागालैंड की चिली खाई होगी, बहुत फेमस है, कीवी वहां पे बहुत फेमस है, हाँ इनका एक्सपोर्ट होता है। फिर फॉरेस्ट्री, टी भी हो गया। इंडस्ट्री में बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग 4% कंट्रीब्यूट करता है, माइनिंग 3%, कंस्ट्रक्शन 4%। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो लगभग 1,92,000 है। ये पर कैपिटा इनकम वो इनकम है कि एक इंसान पूरे साल भर में नागालैंड का कितना रुपए कमा ले जाता है। हाँ, पहले से 10 गुना, 10% का इसमें राइज है, ये चीज। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बता ही दिया कि दीमापुर हो गया, कोहिमा हो गया, ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर ये चोमू केडीमा हो गया, ये सबसे ज्यादा करता है। और प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो क्रॉप 66% है कंट्रीब्यूशन, फिर लाइव स्टॉक का, फिर फॉरेस्ट्री का है। सेकेंडरी में फूड प्रोसेसिंग का है, हैंडलूम का है। तो सेकेंडरी में इसलिए फूड प्रोसेसिंग है क्योंकि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर, पैडीग्रेन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर बेस कह सकते वो है, सेंट्रल की तरफ से ग्रांट मिलते ही हैं। तो ये था ओवरऑल सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री और मेजर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। हाँ, छोटा सा स्टेट है, लैंड लॉक है, तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हम नहीं कह सकते कि होगी। तो इसमें देख ही लेते हैं क्या चीज है। तो बात की जाए मेजर प्रोजेक्ट की तो माइनिंग एंड मिनरल में है, स्किल ट्रेनिंग में चलते हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट में चल रहे हैं प्रोजेक्ट, फाइनेंस में चल ही रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बात की जाए तो हाइड्रो पावर बन रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क भी बना है, और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है ही। डिस्ट्रिक्ट वाइज में बता ही दिया कि दीमापुर में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का काम चलता है। फिर कोहिमा में बात की जाए तो क्रॉप प्रोजेक्ट रिगार्डिंग काफी काम होता है। और कोहिमा में भी मिनरल प्रोसेसिंग भी चलता है।
ये चीजें हो गई। की सेक्टोरल ड्राइवर की बात की जाए तो फूड पार्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा फूड पार्क है जुमकी मेगा में। फिर डियोंग हाइड्रो एक्सपेंशन यानी जो हाइड्रो प्लांट है उसको और बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है ताकि और बिजली बन सके और नागालैंड में भी यूज हो सके और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अगर यहाँ की गवर्नमेंट की बात की जाए, इन्होंने दीमापुर में आईटी के रिगार्डिंग एसईजेड बनाया यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वहाँ का जो लोकल है यानी जो बैम्बू है, तो अगर लोकल कल्चर उसको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश हुई है कि यहाँ नागालैंड को बैम्बू मिशन के तहत आर्ट एंड क्राफ्ट में और अच्छा बनाए। ये हो गया। तो ये मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, कहाँ का पैसा किस किस में जा रहा है वो मैं दिखा दिया। प्रोजेक्ट फंडिंग मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि 80% है वो पीपीपी मॉडल है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसका एनर्जी पावर में जा रहा है, 5% इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है पीपीपी के तहत, फिर स्किल सर्विस में जा रहा है। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट फंड भी दिखा दिया है, सेंट्रल भी दिखाया है। तो अगर ना समझ पाए तो वीडियो को पॉज करिएगा, इमेज को जूम करिएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है बताइए, मैं फिर बता दूंगा। फिर हम रिवर सिस्टम देख लेते हैं यानी नदियों का क्या सिस्टम है, कितनी नदियां हैं, क्या चीज है क्या नहीं। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जाती है तो उसकी सब ट्यूटरी आई होंगी, आम सी बात है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है क्योंकि माउंटेनियस रीजन है और फॉरेस्ट्री भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यहाँ पे काफी ज्यादा है। अगर हम नागालैंड के रिवर बेसिन इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे फूड वाटर मिनरल, फूड कंट्रोल हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया और माइग्रेशन रूट हो गया, हेरिटेज, इको टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीजें। और पॉजिटिव है स्पीसीज डाइवर्सिटी की, यहाँ सब कुछ बैलेंस है, फ्लोरा फौना भी है। और रिवर हेल्थ इंडेक्स की बात की जाए तो काफी हाई है, देख ही सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवर हेल्थ की बात की जाए तो सबसे ऊपर जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन है ये डिगोंग में है। फिर है ये वाला, फिर ये वाला। की सेक्टर की बात की जाए तो टूरिज्म मैंने बात ही कर ली थी, रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जी हाँ, मेडिकल के रिगार्डिंग भी है यहाँ पे क्योंकि स्पीसीज के रिगार्डिंग काफी ज्यादा रिसर्च चलते रहते हैं। ये चीज हो गए। और वहाँ पे नागालैंड फिशरी डेवलपमेंट का एक हब भी बनता जा रहा है। और सॉइल कंजर्वेशन और वाटर सेट मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होते हैं जैसे आप पहाड़ों में देखे होंगे, काट काट के खेती करते रहते थे, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आते रहते हैं। तो वो सेट बना के जो करते हैं उसे कहते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट। यहाँ बरसात का पानी आया तो बनाए रहेंगे छोटे छोटे में, तो उसे हम कल्टीवेशन करते रहते हैं। अगर हम एंडेमिक फ्रेश वाटर स्पीसीज की बात की जाए तो फिलोस्फिया ब्लेटर एक मछली प्रजाति है, वो एंडेमिक फिश स्पीसीज है। और स्ट्रीम इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी में ये है। और वहाँ का बर्ड यानी किंगफिशर है। तो ये था रिवर सिस्टम। फिर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल ऑफ नागालैंड। इसमें भी हम देख लेते हैं कि हाँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बता। हम इसमें देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए डियोंग में, तो मैमल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर बर्ड पाई जाती हैं, फिर रेप्टाइल हो गया, इंसेक्ट हो गया, फिर वोका में पाया जाता है, फिर दीमापुर में, फिर कोहिमा में। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने दिखा दिया कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रहा है, इधर हो गया और इधर हो गया। ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। एरिया ट्रेंड की बात की जाए तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, ये लगभग 24,000 तक का पहुंचा है। और सर्विस ट्री हो गया, फूड वाटर मिनरल, ये तो जानते ही होंगे कि नागालैंड के बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट क्या क्या है।
फ्लोरा फौना भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, 1500 से 2000 के करीब है। ये हो गया। ये हॉर्नबिल कल्चरल आइकन है नागालैंड का। बोटैनी प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग है, यानी मेडिकल फील्ड में होता है। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, जानना है तो आप अलग से जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफाइल। इसको देख लेते हैं। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में जाने कैसा क्या चीज है। तो इसमें देखते हैं कि पहले हम देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन ट्री। तो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, R&D ओशियन क्लीन अप हो गया, टेक्नोलॉजी की स्टोन स्पीसीज कंजर्वेशन हो गया, ये सब चीजें। फिर हम देखते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे दिक्कत है। तो अफ्रीका में बात की जाए तो हैबिटाट लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर एशिया में, फिर यूरोप में, फिर ये चीजें हैं। ये पॉल्यूशन भी एक मेन रीजन है, क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है। तो ये हर ओशियनिक बेल्ट के हिसाब से मैंने बता दिया कि हाँ हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है। अगर हम ग्लोबल इकोसिस्टम हॉटस्पॉट की बात की जाए तो जैसे आर्टिक में पोलर बियर के रिगार्डिंग हो गया, इधर एलिफेंट के रिगार्डिंग, इधर टाइगर के रिगार्डिंग, इधर बर्ड, इधर सहारा डेजर्ट है, इधर डॉल्फिन के। तो काफी जगह हॉट स्पॉट है। अगर हम ग्लोबल की स्टोन स्पीसीज बात की जाए एंडेमिक, जैसे ग्लोबल गैलापेगोस हो गया, टॉर्टाइज हो गया, माउंटेन गोरिल्ला हो गया पहले पे, दूसरे पे ओसेनिक प्लास्टिक पॉल्यूशन ब्रेकडाउन, फिर आर्टिक फॉरेस्ट कैनोपी क्लाइमेट इम्पैक्ट, फिर सॉइल डिग्रेडेशन एंड रीजनरेशन मैट्रिक्स, ये चीज। फिर हम देखते हैं ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट ट्रेंड, जो कि 2021 में 23.3 था। फिर धीरे कम होते होते ये 3.05 हुआ है, तब भी ज्यादा है। कि कंजर्वेशन ड्राइवर की बात करें, जैसे कम्युनिटी लेफ्ट सस्टेनेबल प्रोग्राम वेरियस चलाए जा रहे हैं ताकि हाँ इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। ग्लोबल एंटी पॉचिंग एंड वाइल्ड लाइफ पैक्ट हो रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड मीडिया हो रहा है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। होप आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फिर हम देखते हैं लास्ट अ वाइब्रेंट कल्चर ओडेसी। इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो हम नागालैंड के वाइब्रेंट कल्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चरल जोन एंड मेजर ट्राइब डिस्ट्रीब्यूशन मैप। अंगामी हो गया, कोयनाक हो गया, चकेसंग हो गया, लोथा हो गया, कोनाक हो गया, कोल हो गया, ये सब चीजें हैं वहाँ के मेजर ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैप है नागालैंड के हिसाब से मैंने बता दिया है। फिर हम देखते हैं नागालैंड इमर्स कल्चरल एक्सपीरियंस एंड आर्ट फॉर्म। तो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल है, फ्लॉक म्यूजिक डांस ये हो गया। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि पार्टिसिपेशन कल्चरल फेस्टिवल जो कि ग्रुप में सेलिब्रेट होता है। फिर इंडिजीनियस स्पोर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं। और फिर इधर कल्चरल थ्रेड की बात की जाए तो लैंग्वेज लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन प्रेशर भी है, कि उस हिसाब से बताया है कि पूरे कॉन्टिनेंट के हिसाब से। फिर कल्चरल पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट एंड आर्ट है। ये चीज था बेसिक सा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। या आप थोड़ा हल्का सा मेरे ख्याल से लगता है गलत बता दी, इसको मैं अगले वीडियो में चेंज कर दूंगा जब और डिटेल में बात करेंगे हम नागालैंड के। फिलहाल आप लोग अलग से पढ़ लीजिए, मैं बेसिक से ओवरव्यू बता दी, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कल्चरल जोन ऑफ मेजर ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन सा कल्चरल एक्सपीरियंस, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल पार्टिसिपेशन था, ये सब चीजें थी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।